शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर रोज की तरह वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 2 महीने के भीतर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से दूसरा तगड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बहाल कर दी। इसी के साथ वहां बीजेपी के समर्थन से बनी कांग्रेस के बागियों की सरकार खुद ब खुद बर्खास्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेर लिया और एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही जैसे आरोप सुनाई देने लगे। उधर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए और पूछा कि अल्पमत की सरकार को बहाल करने से लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। जरा सुनिए कैसे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार ने धारा 356 का दुरुपयोग किया? क्या अरुणाचल के मुद्दे पर सरकार को अब माफी मांगनी चाहिए? और क्या कांग्रेस के रास्ते पर ही चल पड़ी है बीजेपी यानी मोदी सरकार? इसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ मोहम्मद खान जुड़ रहे हैं, जो कि इस केस की सुनवाई में, इसको लड़ने में कांग्रेस की तरफ से स्ट्रैटेजी बनाने में खुद शामिल थे। और यहां वेद मारवा साहब स्टूडियो में हैं, जो कि कई राज्यों में खुद गवर्नर रह चुके हैं, कई राज्यों के राज्यपालों के एडवाइजर भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका। संबित, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं। पहले राहुल गांधी का ट्वीट दिखाता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की परिभाषा आपने समझाई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल, जो कोई मौका छोड़ते नहीं है, आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला तानाशाह मोदी सरकार के लिए एक और करारा तमाचा है। उम्मीद करते हैं मोदी जी इससे सबक लेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों के कामकाज में दखलंदाजी अब बंद करेंगे। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। एक नहीं, 2 बार ऐसा हो गया अब तो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का, आपके कैबिनेट का, राज्यपाल का फैसला पलट दिया, कांग्रेस की सरकार बहाल कर दी। इससे लोग कह रहे हैं, और लगता भी यही है, आपसे बहुत बड़ी चूक हुई और संविधान के साथ आपने खिलवाड़ किया। संबित, देखिए, 2 चीजें हैं। पहली तो आपने ट्वीट दिखाया, ट्वीट पे जवाब दूं या अरुणाचल पे जवाब दूं? मगर ट्वीट पे तो यही कहूंगा, जिन 2 लोगों ने ट्वीट किया है, जब जाकिर नायक जैसा इश्यू होता है, बांग्लादेश में आतंकवादी हमला होता है, तब तो ये एक ट्वीट नहीं करते हैं। बाकी सब मुद्दों पर जिसमें केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिलता है, केवल उसी पर सिलेक्टिव ट्वीट करते हैं। खैर, मसला आज ट्वीट का नहीं है, मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। देखिए, जो बार बार ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ था, वो केंद्र सरकार के खिलाफ था, मैं इसमें आपको ठीक कर दूं, करेक्ट कर दूं कि ये जो निर्णय आया है, ये जो स्पेशल लीव पेटिशन था, SLP था, वो केवल ये निर्णय करता था कि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के कितने हैं, केवल उसी पर था। ये प्रेसिडेंट रूल के ऊपर नहीं था, ये किसी और मुद्दे पर नहीं था, केवल गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर पे था। और जो डिस्क्रिशनरी पावर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो यह था कि गवर्नर ने जो प्रीपोन किया सेशन को बुलाने का जो समय था, वो जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 में प्रीपोन किया। क्या वो सही थे या नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सही थे। और उस पर आप सब ने, अर्थात विपक्ष की पार्टी ने और मीडिया पे क्या हमला किया? मीडिया ने और विपक्ष की पार्टी ने हम पे कहा कि देखो, ये तो बड़ा अन्याय हो गया जी, ये मोदी की सरकार जो थी ये गवर्नरों के थ्रू से काम कर रही थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वेद मारवा जी बैठे हैं, वो मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हूं तो। 2 स्टेट्स का एग्जाम्पल है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड में क्या हुआ? गवर्नर ने जो तिथि बुलाई, एक सेकंड रुकिए। संबित, एक सेकंड रुक जाइए। बहुत महत्वपूर्ण, ये आपको क्लैरिटी लाएगा। नहीं, क्लैरिटी आपने पहले सवाल के ऊपर भी नहीं दी। आपने गवर्नर की ताकत को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, संबित, आसान शब्दों में उसे समझ लीजिए। मुझे पता है आप समझ रहे हैं, लेकिन आप उस पर आना नहीं चाह रहे हैं, उससे बच रहे हैं ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, गवर्नर को कोई अधिकार नहीं था। राज्य में जो भी चल रहा था 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच या एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। राजनीति में पढ़ने की गवर्नर को कोई जरूरत नहीं थी। गवर्नर के फैसले गलत थे, इसीलिए कांग्रेस की सरकार बहाल की जाती है। राष्ट्रपति शासन का फैसला गलत था और पुरानी स्थिति में सरकार जो नबम टुकी की थी उसे बहाल कर दिया गया। संबित, अब मेरा सवाल आपसे ही है, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। संबित, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। एक सेकंड, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। सवाल मेरा ये है, संबित, एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा बहुत क्लियर है। श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी की, उन्होंने साफ कहा, इस फैसले से लोकतंत्र कैसे मजबूत हो जाएगा?
जब अल्पमत की एक सरकार सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगा और मेजॉरिटी विपक्ष में बैठेगा, इसका क्या मतलब? आप फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब? आप सुन लीजिए पूरी मेरी बात, मैं उसके बाद जवाब दे दूंगा। पहली बात, आपने जो अभी जजमेंट पढ़ी, आपने हिंदी में एक जनरलाइजेशन किया उसका। मैं एकदम स्पेसिफिक आप कहेंगे तो पढ़ दूंगा, मगर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। बड़े स्पष्टता के साथ एक फैक्टर को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, जिसको मैं डिस्क्रिशनरी पावर कह रहा था। फैक्टर ये था कि आप प्रीपोन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कुछ भी फॉलो किया वो उसी के कारण से फॉलो किया, क्योंकि आप प्रीपोन नहीं कर सकते थे, इसलिए 16 और 17 दिसंबर को जो हुआ वो नहीं हो सकता। क्योंकि 16-17 दिसंबर को जो हुआ, इसलिए जो हम स्टेटस एंटाई करते हैं, मतलब उस स्टेटस को ले आते हैं जो कि दिसंबर 15 के बाद का है। आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी उदाहरण दे रहा था। उत्तराखंड में गवर्नर फिर देखिए संबित, आप अपने हिसाब से सेलेक्टिवली क्यों जवाब दे रहे हैं संबित? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुद्दे पे आप बार-बार सेलेक्टिवली नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपसे श्रीकांत शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूछा, आप उस पर भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की सरकार अगर इस ऑर्डर से बहाल होती है तो उससे लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, उत्तराखंड में गवर्नर ने क्या किया? उत्तराखंड में गवर्नर ने एक ऐसा समय दिया जिसको कि आप सब ने कहा कि बहुत ज्यादा समय दिया। कम समय होता तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है स्ट्रेंथ प्रूव कर देती। तो उत्तराखंड में हमने गवर्नर को कहा कि तो आप जाइए और आप ऐसा समय दीजिए कि कांग्रेस को फायदा होगा। और अरुणाचल प्रदेश में आप कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो प्रीपोन करके भारतीय जनता पार्टी की बात मान रही है। तो आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड और अरुणाचल में दोनों जगहों पर गवर्नर अलग अलग चीज कर रहे हैं। एक जगह भाजपा की बात मान रहे हैं, एक भाजपा की बात मान नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, श्रीकांत जी ने जो कहा उसे समझने की आवश्यकता है। श्रीकांत जी ने जो कहा उसे समझने की आवश्यकता है। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यूइंग ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो 330 पेज की जजमेंट है, पूरा पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यूइंग है उसको। विचित्र को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यूइंग मतलब आज तक क्लॉक को कभी पीछे घुमाया नहीं गया है। इस परिस्थिति में क्योंकि जो पुल सरकार थी, पुल जो चीफ मिनिस्टर थे, वो एक बार नहीं कई बार उन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में अपना बहुमत सिद्ध किया है। ऐसे में क्या प्रेसिडेंट होंगे ये ठीक है, संबित रुकिए जरा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अपराध नहीं है। ठीक है मोहम्मद खान, ठीक है, एक के बाद एक आपको मॉरल विक्ट्री और लीगल विक्ट्री तो मिली है। ठीक है, उत्तराखंड में आपकी सरकार बहाल हुई, अरुणाचल में भी हुई। लेकिन जब भी 356 पर बहस होती है, हमें ये आंकड़े निकालने पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में, इंदिरा गांधी ने 50 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर नंबर आता है मनमोहन सिंह का, और फिर आता है पीवी नरसिम्हा राव का। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं, जो आप कर रहे थे वही बीजेपी कर रही है, इसीलिए इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? मानक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। और मैं इससे पहले कि मैं आपके जवाब पे आऊँ, मैं बड़े आदर के साथ जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनकी एक बात से फ़र्क रखता हूँ। सबसे पहली बात, वो जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करें कि ये रूटीन ऑर्डर है और इसकी ये परिभाषा नहीं है जिसे हम देना चाह रहे हैं, ये गलत है। अगर आप खासतौर से देखें, स्पेशली आर्टिकल 163 और 175 के अब्यूज़ पे इतनी कड़ी निंदा की है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी आपकी जगह होता है वो शर्मिंदा हो जाता है इस वक्त। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने पूछा इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इमरजेंसी इम्पोज करने में, इस पर क्या फ़र्क है? फ़र्क है, कभी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इन शब्दों में और इतनी जोर शोर से रिजेक्शन नहीं दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनैनिमसली आप लोगों के खिलाफ आपकी इमरजेंसी की पावर्स को गलत ठहराया है। आप लोगों ने उत्तराखंड में भी ये किया, यहाँ पे भी ये किया। 2 बार आप लोग पकड़े गए और 2 बार आप लोगों को समझाया गया कि आप उसका गलत उपयोग ना करें इस पावर का। अब देखिए, जहां तक ये सवाल है कि कांग्रेस ने भी किया था, भाजपा ने भी किया था, आई थिंक इट्स इररेलेवेंट फ्रैंकली। और अभी इस वक्त ये बात करने से नहीं, इररेलेवेंट इसलिए नहीं है। एक सेकंड, नहीं मोहम्मद खान, इररेलेवेंट इसलिए नहीं है। आप कह रहे हैं इररेलेवेंट है क्योंकि आपको लास्ट सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर सूट करते हैं। इररेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा से होता आया है। गवर्नर जो होते हैं वो पॉलिटिकल गवर्नर्स होते हैं। वेद मारवा साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे पता नहीं उनको ये बात पसंद आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकारें हमेशा गवर्नर्स का इस्तेमाल करती है राजनीतिक तौर पर। धारा 356 का दुरुपयोग होता आया है, इसीलिए इररेलेवेंट तो नहीं है। जो पहले हुआ वो इररेलेवेंट नहीं हो जाता क्योंकि आज भी हो रहा है। मानक जी, देखिए, इस बात का
मैं मान लेता आपकी बात मानक जी, अगर ऐसा होता कि पहले कांग्रेस के लागू किए हुए किसी इमरजेंसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा होता ये इलीगल है, गैर कानूनी है। पहली बार हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख रहे हैं जिसमें शब्द गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही बड़ी आलोचना है, ये समालोचना नहीं। पहली बार कह रहे हैं आप? और इन्हें स्वीकार करना चाहिए। आप बिहार का भूल गए शायद, बैठ के उसमें कीड़े निकाले। आप पहली बार कह रहे हैं? अब से पहले आप पहली बार कह रहे हैं? अब से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या 356 को स्ट्राइक डाउन नहीं किया? नहीं, बूटा सिंह वाला केस जो था और इस केस में बहुत फर्क है। पहली बात तो ये वो यूनानिमस फैसला नहीं था और इलीगल नहीं कहा गया था क्योंकि चुनाव के बाद ही डिसोल्यूशन ऑर्डर कर दिया था। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं आपकी मिसाल बहुत बढ़िया मिसाल है, बूटा सिंह की मिसाल आपने दी। बूटा सिंह ने इस्तीफा भी तो दे दिया था 6 महीने बाद। क्या ये इन लोगों के जो गवर्नर साहब हैं क्या इस्तीफा देने को तैयार है? आप इनसे ये पूछिए। इसीलिए आप कह रहे हैं कि इनको माफी भी मांगनी चाहिए। एक सेकंड संबित पात्रा, एक सेकंड रुकिएगा जरा। वेद मारवा साहब यहाँ बैठे हैं। वेद मारवा साहब, आपको भी लगता है कि लास्ट 2 जो ऑर्डर हैं, गवर्नर के रोल पर बहुत सीरियस सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, पहले उत्तराखंड में और उसके बाद यहां अब अरुणाचल में, क्योंकि आप भी पूर्वोत्तर राज्यों में भी रहे हैं। आपको लगता है अब कम से कम आगे इन 2 ऑर्डर्स के बाद सारी पार्टियों को सबक ले लेना चाहिए कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर आपकी मेजोरिटी उसकी टेस्ट करनी है तो वो अंदर ही होती है। 356 अब मुझे लगता नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया अपने ऑर्डर से, इससे मुझे तो ये साफ लगता है कि ये जजमेंट एक पार्टी के लिए नहीं है बल्कि सब पार्टियों के लिए, और उनको ये सबक सिखाने के लिए कहा है कि जैसे आपने कहा कि पार्टी मेजॉरिटी में है, रूलिंग पार्टी या माइनॉरिटी में है, इसका फैसला फ्लोर ऑफ विधानसभा में में करिए। होगा। हाँ। और गवर्नर को ये कोई पावर नहीं है कि वो किसको प्रीपोन करे या ना करे। इसका जो अधिकार है वो स्पीकर को है। तो इसलिए ये जजमेंट मेरे मानने में बहुत महत्वपूर्ण आप तो है। खुद गवर्नर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप आज की तारीख में गवर्नर होते या आप राजखोवा साहब की जगह होते, जिनको आज काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस्तीफा देना चाहिए उनको? देखिए, आप इस्तीफा ये देंगे या नहीं देंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर शर्मिंदगी तो आज बहुत हो रही लेकिन होगी। ये पहली दफा नहीं हुआ कि इस एक गवर्नर ने 356 का जो इस्तेमाल है उसको गलत तरीके से किया। पहले भी बहुत दफा से हुआ और जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी गवर्नर ने इस्तीफा नहीं दिया। तो लेकिन इससे सबक जरूर उनको सीखना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें दोबारा ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले भी आए। लेकिन नहीं, अच्छा, लेकिन एक चीज है, उत्तराखंड में गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकमेंडेशन नहीं किया था, सिफारिश नहीं की थी, जबकि यहां अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई थी। यानी अगर गवर्नर चाहे तो केंद्र सरकार का जो दबाव रहता है या जो बॉसेस का दबाव रहता है दिल्ली से, उसको चाहे तो उसको झेल भी सकता है, मना भी कर सकता है कि ये काम गलत है, मैं नहीं करूंगा। देखिए, गवर्नर का जो रोल है वो सरकारों को अस्थिर करने का नहीं है। हाँ, नजरअंदाज गवर्नर का रोल है सरकारों को स्थिर करने का। तो जो उत्तराखंड में हुआ वो भी कोई ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए टेक्निकल फैक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन दोनों गवर्नर्स की भूमिका के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं या कोर्ट्स की जजमेंट हैं, मेरे विचार से ये इससे सब पार्टियों को सबक सीखना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोहम्मद खान, एक चीज और है जो संबित पात्रा और श्रीकांत शर्मा भी पहले उसी बात का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि अब 15 से 17 एमएलए की पार्टी आपकी अरुणाचल प्रदेश में सरकार में बैठ जाएगी जाके, जबकि जो मेजोरिटी है वो विपक्ष में हो जाएगी इस फैसले के बाद। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये हम आपको एक्चुअली इसे उस संदर्भ में देखना चाहिए जो इन्होंने हाल बना दिए थे दिसंबर में, नवंबर में। इन लोगों ने माहौल ऐसा पैदा कर दिया था जिसमें कुछ एमएलए टूट के इनके पास चले गए थे। और ये समृद्ध जी ही इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि क्या वो परिस्थितियां बनी थी। मगर मैं ये जरूर बताऊंगा कि अभी हमारे मोहम्मद खान, कितना आसान है अब आपके लिए, देखिए अब कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ गया तो आपके लिए बड़ा आसान है कहना कि बीजेपी ने माहौल बना दिए थे आपकी पार्टी को तोड़ने के। जब आपकी पार्टी टूटी तब तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था। सबसे पहले जब आपके 20-21 एमएलए पार्टी से बगावत कर रहे थे तब तो राष्ट्रपति शासन नहीं था। यानी कि प्रॉब्लम आपकी पार्टी में खुद शुरू हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ वहां हुआ। ये तो आप मान लीजिए, पार्टी हाईकमान से नाराज थे लोग।
नवम टुकी को हटाने की मांग कर रहे थे ज्यादातर एमएलए, आपने नहीं माना। जी, अगर मैं ये मान लेता हूँ तो मुझे तो ये भी मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड में भी ये हुआ था, झारखंड में भी ये हुआ था। हर जगह पे जहां पे हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें एक ही चीज कॉमन दिखती है, दूसरी तरफ भाजपा स्टैंड्स टू गेम। हमेशा हर जगह पे ऐसा क्यों है कि दूसरी तरफ भाजपा ही है जिसकी ऑपोजिशन में, जिसके विपक्ष में ये हो रहा है। तो देखिए, ये तो बड़ा मासूम नजरिया होगा अगर आप इसे ऐसे देखें कि ये बड़ा मासूम नजरिया होगा अगर आप इसे सिर्फ ऐसे देखें कि खुद ब खुद हो रहा है और सिर्फ निराशा की वजह से हो रहा है, कांग्रेस की नेतृत्व की वजह से। तो मैं इस बात से सहमति नहीं रखता। मैं ये जरूर कहूंगा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी ट्विटर पे और वैसे भी ऐलान किया है कि आके जुड़े हमसे दोबारा। मुझे उम्मीद है कि उसका पालन होगा। ठीक है संबित, हालांकि हो सकता है नवम टुकी की सरकार वहां पर चल ना पाए, हो सकता है उनके पास फिलहाल आज की तारीख में मेजोरिटी नहीं है, इसीलिए बागियों से वो अभी भी अपील कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए। लेकिन संबित, जो शर्मिंदगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अब कांग्रेस कह रही है माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगेंगे क्या? गवर्नर को हटाएंगे? मैं आपको सुनिए, मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। मैं 2-3 विषय रखता हूं। जहां तक माफी मांगने का सवाल है उस पर मैं पहले कांग्रेस को आईना दिखाऊं। बूटा सिंह जी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने के विषय में बात कर रहे थे। आपको याद है उस समय एक समय ऐसे भी आ गया था कि आधी रात में कलाम साहब, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उनको रशिया में जगाकर साइन किया गया था। कलाम साहब उस समय कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि वो रिजाइन कर दे। गवर्नर के रेजिग्नेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ मारवा साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। दैट टाइम कलाम साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज थिंकिंग टू रिजाइन। खैर ये विषय अलग रखिए, मगर बड़ी बात जो अभी 4 महीने पहले अखबारों में छपी, हंसराज भारद्वाज जो कि उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया और वर्डिक्ट आने वाला था, सोनिया गांधी जी से मेरे पे बहुत जोर था और मनमोहन सिंह ने मुझे बुलाकर कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे जाइए और किसी भी कीमत पर एक फेवरेबल वर्डिक्ट खरीदने की कोशिश करिए। आज तक आपने ऐसा कभी सुना था कि पार्टी की अध्यक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खरीदने की बात कर रहे हो? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हंसराज भारद्वाज जो कि उनके लॉ मिनिस्टर थे वो कह रहे हैं। अच्छा संबित, खबर यह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, कल थोड़ा स्पष्टीकरण मांगेगी और हो सकता है कि देखिए इसमें से कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करें। मैं लॉ मिनिस्ट्री और सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। इसलिए सरकार जो करेगी उसके पश्चात हम उस पर कमेंट करेंगे। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए ये जो निर्णय हुआ है, जो आर्टिकल 163 वाइड आर्टिकल 175 का भी जिक्र खान साहब सही तरीके से कर रहे थे, वही एक पॉइंट जब गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया था, दैट वाज अपहेल्ड, कि आपने शिफ्ट किया, आपने प्रीपोन कर दिया, वो अपहेल्ड हुआ था गुवाहाटी हाई कोर्ट में। डिस्क्वालिफिकेशन भी जो किया गया था उसको स्टे असाइड किया था गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो स्वाभाविक रूप से ये डीपली टेक्निकल इशू है। एक कोर्ट ने उसको होल्ड किया, एक कोर्ट ने उसे होल्ड नहीं किया। एक कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर होता है, उसे मानना पड़ेगा। जो संविधान पे देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन नहीं मान रहा है? के बारे में हमने कहा कि नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानेंगे। हाई कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया उससे आप कॉन्सोलेशन ले सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कोशिश कर रहा हूं वो कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया है। कि दिस इज अ टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू कानून की किताबों में सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा चुका है, लेकिन फैसला जो आया है, कांग्रेस की सरकार बहाल हुई, राष्ट्रपति शासन गलत था। अब जनता तो यही मानेगी, एक के बाद एक, उत्तराखंड और अब अरुणाचल, दोनों जगह कांग्रेस सरकार की बहाली से यह साबित होता है कि आपने भयंकर भूल की, जो लड़ाई हो रही और 356 का दुरुपयोग किया। जो लड़ाई हो रही थी कांग्रेस के अंदर, वो किस लिए हुई थी? कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में घसीटा गया था। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई की जांच की सिफारिश भी की थी भ्रष्टाचार के केस पे। वैसे में सिर फटावल इनके घर में हुआ, पैसा ये खाया आपस में, सिर फटावल इनका हुआ, 21 उसमें से अलग हुए, बाद में ये 21 से 30 बन गए और पीपीए पार्टी में चले गए। तो स्वाभाविक रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? आपस में आप पैसे के बंटवारे को लेकर। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज कम शब्दों में संबित, अगर आप जवाब दे पाएं। अगर नवम टुकी सरकार नहीं बच पाती है, फिलहाल मेजोरिटी नहीं है उनके पास, और वही सरकार वापस आ जाती है जो अभी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले, तो आप इसे फिर से अपनी मॉरल विक्ट्री मानेंगे? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये इसमें हमारी मोरल विक्ट्री है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, पुल साहब भी कांग्रेस के ही हैं। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री नहीं है वहां, कोई मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड मोहम्मद खान आपको भी दे रहा हूं मैं, सिर्फ छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आप उसे कहने से बच रहे हैं। क्या आप ही की सरकार के रास्ते पर, आप ही की सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है मोदी सरकार? नहीं, मैं
देखिए, मैं ये कहूंगा 2 साल 3 महीने होने को आ गए और अभी भी इन लोगों के आसपास कांग्रेस का भूत मंडराता रहता है। हर चीज जो ये करते हैं, ये पता नहीं क्यों घूम फिर के जाते हैं कि भाई कांग्रेस ने तो ये किया था। भैया, आप लोग अभी पावर में हैं, आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप लोगों से उम्मीद है कि जिम्मेदारी से प्लीज आप ये निभाएं। डेवलपमेंट तो दूर दूर तक नहीं हो रहा, विकास तो दूर दूर तक नहीं, विकास जरूर हो रहा है। ये छोड़ दीजिए, 2 बार आपको सुप्रीम कोर्ट टोक चुका है। अब हमें अच्छा, कांग्रेस मुक्त भारत पर कुछ और कह दीजिए। 10 सेकंड और दे रहा हूं मोहम्मद खान। कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी का सपना या कैंपेन जो है उसको झटका लगा है क्या? सर, इनका ये सपना जो है, इनका सपना ही रह जाएगा। माने कि ये सपना तो इनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस। आप तो पहले सोचिए राहुल जी को लाना है या प्रियंका जी को लाना है। आप तो पहले सोचिए राहुल जी को लाना है या प्रियंका जी को लाना है, बाकी छोड़ दीजिए हम पे। ठीक है, चलिए, टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है सर। मैं बस जाते जाते आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, वेद मारवा साहब, सबसे अच्छा हालांकि जवाब आप उम्मीद जता रहे हैं। अच्छा जवाब तो ठीक है, वेद मारवा साहब, आप उम्मीद जता रहे हैं कि अब आने वाले समय में गवर्नर, उम्मीद यही है, और केंद्र सरकार भी गवर्नर के जरिए इस तरह 356 का दुरुपयोग नहीं करेगी। आपको वाकई ऐसा लगता है या ये सब चलता रहेगा जो हमेशा से चलता आया? देखिए, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ, और जिस प्रकार के, जैसे मैंने कहा, भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उसको सामने रखते हुए हर एक गवर्नर 10 बार सोचेगा कि अगर, क्योंकि उनकी भी फजीहत होती है, क्योंकि गवर्नर की भी फजीहत होती है। बिल्कुल होती है। और सरकारें, जो सेंट्रल सरकारें हैं, वो भी सोचेंगी कि इस प्रकार से उनको कोई फायदा तो है नहीं। जैसे मुझे लगता है कि पॉलिटिकली तो उनको नुकसान ही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल ना अरुणाचल में ना बाकी देश में। बिल्कुल तो इसलिए इस प्रकार की घटनाएं ना होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं। अगर संविधान में लिखा है कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला सिर्फ विधानसभा या संसद के अंदर होना चाहिए, तो वहीं होना चाहिए। अगर लोगों ने सरकार को चुना है तो चुने हुए विधायक ही उसका फैसला करें कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार क्यों करे, या फिर एक गवर्नर क्यों करे। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, मोहम्मद खान और वेद मारवा साहब, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।